नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अनुराग साहू। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 यानी बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एक ऑडिटिंग, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग वाउचिंग के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे वो डली हुई है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाउचर क्या होता है। वाउचर होता क्या है? देखिए, वाउचर इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या होता है? एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कि हम रिकॉर्ड कर सके जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारा इनवाइस होता है। वाउचर मतलब सिंपल समझिए एविडेंस, जो प्रमाण होता है, जो हमारा प्रमाण होता है वही हमारा क्या होता है? वाउचर होता है, एविडेंस। इट इज़ इन chronological order and serially numbered and kept in a separate file। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? सीरियल वाइज नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए। और एक और चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी आता है, जैसे लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर क्या आएगा आपका? टॉप लेवल। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा 3 प्रकार के लेवल होते हैं। तो ये भी क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले लोअर, फिर मिडिल, फिर टॉप। इसको ऐसे भी पलट सकते हैं कि पहले टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर। ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो आपको समझ में आया कि वाउचर क्या होता है? एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक एविडेंस होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कि हम रिकॉर्ड कर सके जो बिजनेस में हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको। ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। सभी प्रकार के जो रिकॉर्डिंग होते हैं, जो बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंट में ट्रांजैक्शंस, वो इसी वाउचर को बेस मान के रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमने समझा कि वाउचर क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वाउचर क्या होते हैं। 2 टाइप्स के हमारे वाउचर होते हैं, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। नाम से ही पता चल रहा है, कैश वाउचर, जिसमें इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो? कैश इंक्लूड हो, इंक्लूड कैश। वो कौन से वाउचर होते हैं? कैश वाउचर। जैसे रेंट रिसीव्ड कैश आ रहा है, कमीशन रिसीव्ड कैश आ रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड कैश आ रहा है, हमने कुछ फिक्स्ड एसेट बेच दी है तो उससे कैश आ रहा है। जहाँ पे भी कैश आएगा वो कौन सा वाउचर हो जाएगा? कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर जो क्रेडिट में होते हैं, जो उधार पे होते हैं, मतलब इसमें कैश नहीं आता, उधार, इसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश वाउचर। तो टाइप्स ऑफ वाउचर समझ में आया। 2 प्रकार के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर वो होते हैं जिसमें कैश इंक्लूड होता है, जैसे कैश रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के बाद जो हमारे पास कैश आता है वो सब कौन से वाउचर में हो जाएगा? कैश वाउचर में। नॉन कैश वाउचर जो उधार हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैश वाउचर। अब तो ये था वाउचर क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि वाउचिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा वाउचर क्या होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है, मेन चीज़ यहाँ शुरू होती है। अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, अब वास्तविक में, रियलिटी में एक ऑडिटर जाएगा किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए। अभी तक ये थ्योरी चल रही थी। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि वाउचर क्या होते हैं, वाउचिंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब कुछ हमने बता दिया। लेकिन अब कैसे जाता है वो, प्रैक्टिकल कैसे करता है, वहाँ पे वाउचिंग वो करता कैसे है, और कैसे वो ऑडिटिंग करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, क्या क्या वो चेक करता। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है या फिर कैश हमारे पास से जा रहा है, हम कैश रिसीव्ड कर रहे हैं या फिर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग
कैसे वाउचिंग करेंगे, कैसे हम लोग मिलाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि हमको जितना माल मतलब जितना कैश हमको रिसीव होना था उतना कैश रिसीव हुआ है, जितना पेमेंट करना था उतना पेमेंट हम लोग किए भी हैं कि नहीं, किस प्रकार से इसको चेक करता है एक वाउचर। पहले यहाँ क्या है, वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। डेटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, डेटर एक एसेट होता है जिनसे हमको पैसा लेना है, पैसा लेना है, वो कौन हो जाएंगे हमारे डेटर। जैसे हमने किसी को सामान बेचा था, अब उनसे पैसा लेना है, कौन हो गया डेटर। किसी को एसेट्स बेचा था, अब उनसे क्या लेना है, पैसा, कौन हो जाएगा डेटर। डेटर जिससे पैसा लेना, ये क्या है हमारा एक प्रकार का एसेट्स है, एक प्रकार का एसेट्स है ये कौन, डेटर। तो डेटर एक प्रकार का एसेट होता है। किस प्रकार इसको चेक करते हैं कि हमारे कितने डेटर हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में कितने डेटर हैं, इसको कैसे चेक करता है एक ऑडिटर, वो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। सबसे पहले वो क्या काम करेगा, द कार्बन कॉपीज ऑफ काउंटर पॉइल्स ऑफ कैश रिसिप्ट बुक शुड बी वेरीफाइड। काउंटर पॉइल्स क्या होता है, देखिए जब आप बिल लिखते हैं, चेक लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक हिस्सा फाड़ कर सामने वाले को दे देते हैं और एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। बहुत से दुकानों में आप जाते हैं तो जब बिल वो काटते हैं तो क्या करते हैं, उसको बनाए रहते हैं, बीच से वो धारी रहती है, एक हिस्सा काटते हैं वहाँ से फाड़ देते हैं, एक हिस्सा उनको दे देते हैं कस्टमर को और एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। वही क्या है, वाउचर है डेटर का। उसको कैसे चेक करते हैं, जो हमारे पास कटा हुआ हिस्सा है वो देखते हैं कि उतना अमाउंट का है कि नहीं, जितने अमाउंट का सेल किया गया था, जितने अमाउंट का सेल किया गया उतने अमाउंट का हमारे पास कार्बन कॉपी है कि नहीं, काउंटर पॉइल्स है कि नहीं, इसको वो चेक करता है ऑडिटर। कैश रिसीव्ड शुड बी सीरियली नंबर्ड। जो हमको कैश रिसीव्ड हो रहा है वो सीरियल वाइज है कि नहीं, सीरियल वाइज कैसे, डेट वाइज। 10 तारीख को कुछ कैश रिसीव्ड हुआ, फिर 11 को कुछ कैश रिसीव्ड हुआ, 12 को कुछ कैश रिसीव्ड हुआ, 13 को कुछ कैश रिसीव्ड हुआ। तो ये क्या चल रहा है, एक सीरियल वाइज चल रहा है। इस प्रकार का सीरियल वाइज है कि नहीं, ये भी एक चेक करता है ऑडिटर। फिर यहाँ पे कैश रिसीव्ड शुड बी इंटर्ड ऑन द सेम डेट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। यहाँ पे समझ में आ रहा है, सिंपल बात है, जो कैश रिसीव्ड हुआ है जिस डेट पर 12 अगस्त 2024 को अगर कैश रिसीव्ड हुआ तो उसी दिन हमारे जनरल एंट्री के बुक में, लेज़र के बुक में जनरल एंट्री की गई कि नहीं, पोस्टिंग की गई कि नहीं, उसी दिन सेम डेट को। इसको चेक करता है एक ऑडिटर कि अगर जिस डेट को हमारा पेमेंट रिसीव हुआ है उसी दिन इंटर किया गया है कि नहीं, मतलब लिखा गया है कि नहीं कॉपी में, इसको चेक करता है ऑडिटर। द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स शुड बी प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो हमसे माल खरीदते हैं, जो हमारे डेटर होते हैं, उनको हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट अगर देंगे तो डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड देते हैं। डिस्काउंट किसको देते हैं, डेटर को देते हैं, क्योंकि उनसे पैसा लेना है। 10,000 लेना था, हमने कहा ठीक है तुमको 2,000 डिस्काउंट दे दें, 8,000 दे दो, 8,000 मिल गया, 2,000 डिस्काउंट दे दिए। तो हमेशा डेटर को हम लोग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, वो कौन तय करेगा, वो अकाउंटेंट तय नहीं करता, वो जो वहाँ सेल कर रहा है वो भी तय नहीं करता, वो क्या करता, ऑथराइज्ड पर्सन तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कितना परसेंट हमको डिस्काउंट देना है। तो ये ऑडिटर चेक करता है कितना परसेंट हमारा डिसाइड हुआ था कि हम कितना परसेंट कस्टमर को डिस्काउंट देंगे और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना परसेंट देंगे और कितना परसेंट दिया जा रहा है, दोनों में अंतर है। देने के लिए तय करे कि डिसाइड करे कि 10% डिस्काउंट देंगे, दिया कितना जा रहा है, 15%। तो इसको चेक करता है एक ऑडिटर।
और एक और बात ये है कि बहुत सी कंपनियों में, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो डिवाइड होता है कि अगर कोई से पैसा लेना है तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, जो हम लोग सेल करेंगे तो कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे। हर चीज़ का डिस्काउंट का परसेंटेज अलग अलग भी हो सकता है। फिर करस्पॉन्डेंस विथ कस्टमर एंड लेजर अकाउंट शुड बी टैलिड। अब क्या करता है ऑडिटर, कस्टमर से कन्विंस करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, क्या आपको इतना डिस्काउंट मिला था, क्या आपने कितना पेमेंट किया था। कुछ कस्टमर से वो बात करने की भी कोशिश करता है, उनका लेज़र अकाउंट चेक करता है, कुछ कस्टमर से बात करने की भी कोशिश करता है एक ऑडिटर। फिर यहाँ पे रेंट, अगर हमको रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट का हम लोग कैसे वाउचिंग करते हैं यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। हम बिजनेसमैन हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, तो उसका वाउचिंग कैसे करेंगे, क्योंकि बिजनेस में पैसा तो आ रहा है। टू चेक रेंटल एग्रीमेंट और लीज डेट, हम लोग चेक करेंगे किससे एग्रीमेंट हुआ है, कितने सालों का एग्रीमेंट हुआ है, कितने दिनों का एग्रीमेंट हुआ है, कितने रुपए का एग्रीमेंट हुआ है। सब चेक करेगा एक ऑडिटर कि हमने प्रॉपर्टी दी है, उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उसको चेक करता है। इन केस वेदर द रेंटल इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन प्रॉपर्टी, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन्ड। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग रेंट पे दिए हैं, एक नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो हर एक प्रॉपर्टी का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। वो देखता है कि हर एक प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पे दी है उसका सेपरेट अकाउंट है कि नहीं, इसको चेक करता है एक ऑडिटर। फिर द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द रेंट फॉर ऑल द 12th मंथ इज रिसीव्ड और नॉट। अगर हम लोग रेंट पे देते हैं अपने प्रॉपर्टी को तो 12 मंथ के लिए देते हैं, मतलब 1 साल के लिए एग्रीमेंट करते हैं, मिनिमम 1 ईयर, तो 1 साल मतलब 12 मंथ। 12th मंथ की हमको रेंट रिसीव हुआ है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग की बात अलग है, वो अलग रहता है कि आउटस्टैंडिंग हो गया था, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि आउटस्टैंडिंग भी हुआ है तो उसको दिखाया गया है कि नहीं आउटस्टैंडिंग है रेंट, मतलब लेना बाकी है अभी। तो चेक करता है कि 12 मंथ हमारा रेंट रिसीव्ड हुआ है कि नहीं, बीच में कहीं अमाउंट गायब तो नहीं है। फिर क्या चेक करता है, द अमाउंट ऑफ रेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द रेंट डीड और द लीज डेट। जो हमको रेंट रिसीव्ड हो रहा है बुक में, जो अमाउंट चढ़ा हुआ है वो अमाउंट, और जो हमको डीड में हुआ था मतलब एग्रीमेंट के वक्त जो हमने अमाउंट तय किया था वो सेम है कि नहीं, इसको चेक करता है, इसको वेरीफाई करता है ऑडिटर कि हमने 30,000 रुपये का अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाया, ये हमने एग्रीमेंट में लिखा, एग्रीमेंट में लिखा, क्या एक्चुअल में 30,000 मिल रहा है कि नहीं, इसको चेक करता है एक ऑडिटर, क्या 30,000 एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं। एक्चुअल को एग्रीमेंट से चेक करता है एक ऑडिटर। फिर टीडीएस को चेक करता है, कितना टीडीएस कट रहा है, कितना टीडीएस नहीं कट रहा है, इसको वो चेक करता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको चेक करता है। फिर अगर हमको कमीशन मिल रहा है, कहीं से हमारे बिजनेस में कमीशन आ रहा है, कमीशन हमको मिल रहा है, तो उसको चेक करता है कि कमीशन कैसे मिल रहा है। इसको कैसे चेक करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कमीशन इज रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ द कमीशन रिसीवेबल। चेक करता है किस एग्रीमेंट के तहत, किस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमको कमीशन मिल रहा है, क्योंकि कमीशन मिल रहा है तो कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, तो किस एग्रीमेंट के तहत, किस एग्रीमेंट के अंदर हमको कमीशन मिल रहा है बिजनेस में, इसको चेक करता है। और कैलकुलेशन चेक करता है कि कमीशन का कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। हमने जैसे यहाँ पे 20,000 पर हमको कमीशन मिलना है 5%, 20,000 पर हमको कमीशन मिलना है 5%, तो कितने मंथ तक वो मिल रहा है, मान लीजिए 6 मंथ तक मिल रहा, हमको 5% कमीशन मिलेगा 20,000 पर 6 मंथ तक, तो इसको कैलकुलेट करेगा कितना आएगा, इसको चेक करता है एक ऑडिटर, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये।
इसको चेक करेगा कि 500 मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि 6 मंथ है। ये भी चेक करता है एक ऑडिटर कि कमीशन कितना % है और कितने मंथ तक मिलना है। हर मंथ मिलना ये ज़रूरी नहीं, रेंट नहीं है, ये कमीशन है। मान लीजिए आपको 6 मंथ तक मिला, 8 ही मंथ तक मिला, तो उसका कैलकुलेशन किस प्रकार हुआ है, कैलकुलेशन इसको चेक करता है एक ऑडिटर कि हमको कैलकुलेशन वो किस प्रकार हुआ है, इसको भी वो चेक करता है। फिर आगे जो है, आगे क्या है, द कमीशन रिसीव शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द काउंटर पॉइंट्स बैंक स्टेटमेंट्स। पहले तो वो चेक करता है, देखिए मैंने बताया था कि काउंटर पॉइंट्स क्या होता है, जब आप बिल उल काटते हैं तो एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, एक हिस्सा कस्टमर को दे देते हैं, उसको चेक करता है। अगर बैंक में डायरेक्ट कमीशन आ रहा है, मान लीजिए आपको ये कैश इन हैंड नहीं मिल रहा, बहुत से कमीशन ऐसे होते हैं जो आपको कैश इन हैंड नहीं मिलते, वो आपके डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में वो दिखाता है कि कमीशन आया हुआ है, उसको चेक करता है एक ऑडिटर कि बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि नहीं कमीशन आया हुआ है। तो फिर क्या चेक करता है, कैश रिसीप्ट एंड द प्रोविजन फॉर कमीशन रिसीवेबल शुड बी राइटली अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कमीशन जो रिसीव हुआ है उसका प्रोविज़न जो है वो बुक में सही ढंग से लिखा गया है कि नहीं, उसका अकाउंटिंग सही ढंग से किया गया है कि नहीं, इसको भी चेक करता है एक ऑडिटर। फिर कमीशन रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम सेल अकाउंट। अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है तो उसको सेल अकाउंट से वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। फिर और कहाँ से पैसा आ सकता है हमारे बिजनेस में, तो पहला कहाँ से आया पैसा, पहला पैसा आया हमारा डेटर से, जो हमारे डेटर थे उन्होंने हमको कैश दिया, तो कैश आया। रेंट रिसीव्ड हुआ, हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाया था, वहाँ से पैसा रिसीव हुआ। फिर कमीशन हमने पाया, कमीशन हमारे पास आया तो वहाँ से रिसीव हुआ पैसा। फिर अगर हमने कोई हमारा फिक्स्ड एसेट्स है उसको हमने बेच दिया, ये भी पैसा है, ये भी कैश है, ये भी हमको रिसीव हो सकता है। तो हमने अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, कैश आएगा। तो टू चेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या लाइन है, देखिए जब बड़ी बड़ी कंपनियों में मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, या किसी की भी मीटिंग होती है, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है। मान लीजिए किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, तो एक बंदा वहाँ बैठाया दिया जाता है, एक पर्सन को वहाँ पे बैठा दिया जाता है। वो क्या करता है, एक पेज लेता है, कॉपी लेता है, जितनी भी बातें हो रही हैं मीटिंग में, कोई अपना आर्गुमेंट कर रहा है, कुछ अपनी राय रख रहा है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, कुछ चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है, सारी बातें एक जो पर्सन बैठा हुआ है वो एक कॉपी लेता है, वहाँ पे वो नोट करता रहता है समरी फॉर्म में, समरी फॉर्म में वो नोट करता रहता है, कौन जो वहाँ पे पर्सन बैठाया हुआ है कंपनी में, और बाद में उसको चेक भी करते हैं कि हाँ वो सही नोट कर रहा है कि नहीं। तो वो जो नोट कर रहा है पूरे मीटिंग के दौरान वो वहाँ पे बैठा रहता है, जो नोट कर रहा है उसको बोलते हैं मिनट। ये वो वाला मिनट नहीं है जो टाइम वाला होता है कि 1 मिनट 2 मिनट, ये मिनट दूसरा है। समझ में आया मिनट? जब मीटिंग होती है तो एक पर्सन को बैठा दिया जाता है, वो सारे मीटिंग के एजेंडे को वो नोट करता रहता है, जो भी एजेंडा है मीटिंग का, जो टॉपिक है उसको नोट करेगा, डेट नोट करेगा, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मुद्दा वहाँ पे उठाया गया, सब कुछ वो नोट करता है वो पर्सन, उसको कहते हैं मिनट। तो मिनट को वो चेक करता है कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने का डिसीज़न लिया गया था किसी कंपनी में, तो उसके लिए मीटिंग हुई थी कि नहीं, क्योंकि अगर कोई कंपनी में कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचा जा रहा है तो ऐसे ही अपने मन से नहीं बेच दिया जा सकता, उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसके लिए एक बात रखना पड़ता है। तो देखता है कि किस मिनट में इस बात को रखा गया था कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाएगा और कितने लोग सहमत है, वो भी लिखता है।
जो पर्सन बैठा रहता है वो भी लिखता है कि मीटिंग में कितने लोग सहमत हुए, कितने लोग असहमत हुए। अगर किसी को मीटिंग से निकाल दिया जाता है, मतलब कोई अगर ज़्यादा बोल रहा है, उसको जो वहाँ पे डायरेक्टर है उसने निकाल दिया कि जाओ मीटिंग छोड़ के जाओ, तो वो भी वो मिनट में नोट कर लेता है। बहुत कुछ, सब कुछ, मतलब मीटिंग में क्या चल रहा है शुरू होने से अंत तक सारी बातें वो नोट करता है वो पर्सन, उसको कहते हैं मिनट। तो देखता है कि मिनट में बात हुई थी कि नहीं, इसको मीटिंग मतलब फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने की बात हुई थी कि नहीं। फिर क्या चेक करता है, सेल एग्रीमेंट और सेल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो उसका एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कितने रुपए का हुआ था और कब हुआ था, डेट चेक करेगा कि पिछले साल कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कई साल पहले, वो आप दिखा रहे हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एजेंट अकाउंट, इफ सेल इज मेड थ्रू एन एजेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड बी बुक्ड टू रेवेन्यू अकाउंट। ये क्या बोल रहा है, अगर आपने डायरेक्ट, मतलब जो पर्सन को फिक्स्ड एसेट चाहिए था आपका, मतलब आपने मशीनरी मान ली बेच रहा है, तो जिस पर्सन को मशीनरी चाहिए थी, एक तो आप डायरेक्ट जाइए उस पर्सन से बात करिए, हमारी मशीनरी हमको बेचनी है, वो कहेगा ठीक है, और वहीं पे एग्रीमेंट कर लीजिए कि हमारी मशीन इतने की बेची जा रही है, इतने लोग, मतलब इस पर्सन ने ख़रीदा है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एजेंट को पकड़ सकते हैं। एजेंट क्या करेगा, वो वहाँ पे जो पर्सन को चाहिए मशीनरी उसको ढूंढेगा, और कुछ अपना कमीशन लेगा, कुछ अपना प्रॉफिट लेगा, उसको वो ले लेगा और आपकी मशीनरी को बिकवा देगा अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है। तो उसका जो कमीशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब जो लॉस हुआ हमको, जो हमारा खर्चा है एजेंट के ऊपर, उसको लिखा गया है कि नहीं, इसको चेक करता है एक ऑडिटर। छोटी से छोटी चीज़ चेक कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऑथोराइजेशन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट सेल किया गया उस पर ऑथोराइज था कि नहीं, किसकी अथॉरिटी से वो सेल किया गया है, किसका उस पर अधिकार था, ये भी चेक करता है एक ऑडिटर। तो उसको बेच तो दिया गया, मतलब जो संपत्ति बेची गई उस पर किसका अधिकार था, प्राइवेट संपत्ति तो नहीं बेच दी गई ज़्यादा रुपए में, इसको चेक करता है। फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं तो उस पर बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, उसको बेचने का जो चार्जेस लगता है, ऐसे यही एजेंट ही ले जाएगा कुछ पैसा, फिर उसको अगर गाड़ी से अगर आप भेजेंगे उसका पैसा लगेगा, तो बहुत से, फिर वहाँ पे कोई पर्सन को आप भेजेंगे जो इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस लग जाएगा। तो सारा कुछ खर्चे को हटाकर जो हमारा एसेट्स बचा हुआ है उसको क्रेडिट किया गया है कि नहीं फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में। जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है, उसका जो अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट जैसे हमने खोला हुआ है, तो उसमें क्रेडिट किया गया है कि नहीं। क्रेडिट क्यों किया जाएगा, तो मशीनरी आती है तो डेबिट किया जाता है, जब जा रही है तो क्रेडिट किया जाएगा, तो उसको क्रेडिट किया गया है कि नहीं, इसको भी चेक करता है। फिर वाउचिंग ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमको डिविडेंड मिल रहा है तो उसको कैसे चेक करता है एक ऑडिटर, डिविडेंड को कैसे चेक करेगा। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उसको कैसे चेक करेगा एक ऑडिटर। वेरिफिकेशन ऑफ द डिविडेंड वारंट लेटर अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिविडेंड्स इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू चेक। अब क्या चेक करेगा एक ऑडिटर, डिविडेंड जो हमने रिसीव किया है उसका डिविडेंड वारंट लेटर कहाँ है। डिविडेंड वारंट लेटर क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक वारंट इशू करते हैं, कितने शेयर आपने इस कंपनी के खरीदे हैं, इतने नंबर्स ऑफ शेयर खरीदे हैं, इस डेट को खरीदे हैं, वही जो वारंट होता है उसको चेक करता है एक ऑडिटर कि शेयर वारंट दिखाइए, डिविडेंड वारंट दिखाइए। अगर डिविडेंड आपने खरीदा है तो फिर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट इफ डिविडेंड इज डायरेक्टली क्रेडिटेड और टू द बैंक अकाउंट। अगर डिविडेंड आपको कैश में नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट बैंक में आ रहा है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में,
तो क्या चेक करेगा, स्टेटमेंट चेक करेगा कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो स्टेटमेंट दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कैन बी वाउच्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज शेड्यूल, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होती है उसको चेक करता है। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट एंड TDS सर्टिफिकेट्स, वो चेक क्या करता है कि फिक्स डिपॉजिट जो हमने किया गया है उसको चेक करता है, कितना हमने फिक्स डिपॉजिट किया, कितना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको चेक कर लेता है बैंक स्टेटमेंट से, इससे वो चेक कर लेता है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर टू हुम कंपनी हैज़ ग्रांटेड लोन could be verified from statement of account or party along with TDS certificate। अगर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी आउटसाइडर से, किसी थर्ड पार्टी से, तो उसको चेक करता है बैंक स्टेटमेंट में और TDS सर्टिफिकेट द्वारा भी उसको चेक कर लेता है। फिर रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर, रिसीव हो रहा है आउटसाइडर से। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अगर हमको इंटरेस्ट जो लेना था वो अभी तक मिला नहीं है उसको चेक करता है। एक्रूड मतलब लेना था अभी मिला नहीं है, उसको चेक करता है कि हमको लेना था अभी तक मिला क्यों नहीं है या किस वर्ष मिलेगा, मेंशन है कि नहीं, वो एक्रूड है तो मेंशन है कि नहीं वहाँ पे कि एक्रूड है। ऑल इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एक्रूड शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, इसको वो चेक करता है कि जितने भी इंटरेस्ट हमको मिल रहे हैं वो सारे बुक्स में सही से अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री की है कि नहीं, इसको वो चेक करता है। तो आज हमने यही पढ़ा कि वाउचर क्या होते हैं और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के वाउचर होते हैं। उसके बाद वाउचिंग कैसे करता है एक ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, अगर उसको कैश रिसीव हो रहा है तो, इसको हमने आज पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।